नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण भाग 2। भाग 1 हम पहले कर चुके हैं। भाग 1 में क्या क्या किया था आप एक बार देख लीजिए जल्दी से। अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, ठीक है, अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं। 2 प्रकार के थे, रंग परिवर्तन, घन परिवर्तन। उम्मीद है थोड़ा सा रिवीजन तो हो ही गया होगा। ज्यादा देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 2 में आज हम किसकी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पेज पलटते हैं तो ये रहा आपका, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ये है आपका 2.2। उसके बाद ये आएगा, अम्ल प्लस धातु अभिक्रिया इस प्रकार से करती है। ठीक है, और आपका धातु कार्बोनेट तथा धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। ठीक है, आपका इस प्रकार से है। और आपका यहाँ पे है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। ठीक है, और अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, और ये रहा, क्षारक प्लस अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बुक में से आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं अपने तरीके से बताना चाहूँगा जिससे आपको क्लियर और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेन पेज पे आते हैं। सबसे पहले आज हम भाग 2 में पढ़ेंगे कैसे कि अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। पहले अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल का क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड के साथ, फिर अम्ल और धातु सल्फाइड के साथ। ठीक है, इनके साथ अभिक्रिया कराएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर जो भाग 3 हम सीखेंगे उसमें हम सब क्षार को फिर धातु के साथ, क्षार का फिर धातु कार्बोनेट के साथ, क्षार का फिर अम्ल के साथ। ठीक है, इस प्रकार से कराएंगे तो आपको समझ में आएगा अम्ल के साथ किस किस की अभिक्रिया की गई है और क्षार के साथ किस किस की अभिक्रिया की गई है। तो सबसे पहले आता है अम्ल प्लस अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, सब चीजें हटा देता हूं एक बार। तो सबसे पहला है आपका अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो अम्ल और धातु के अभिक्रिया कराने पर लवण, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जी लिख देना चाहिए तब भी बन जाता। ठीक है, अम्ल और धातु के अभिक्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनकर निकलता है। ठीक है, इसे लिखें कैसे और समझने कैसे हो तो इस प्रकार से नीचे है। अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस। पेपर में इस प्रकार से पूछा जा सकता है, अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, इस प्रकार से बनता है। ये चीज आपको याद करनी होगी। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम मिल रही हो सकती है, यहाँ पे सारा ना आ पाए आगे, क्योंकि बड़े बड़े और शब्द आएंगे आपके। तब तक के लिए आप इसे भी देख सकते हैं और मैथमेटिक्स क्लास की माई टेलीग्राम से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं आसानी से, वहां आपको मिल जाएगा। तो जिंक आपका एक, देखो मैंने यहाँ पे धातु को यहाँ लिख दिया, फिर अम्ल को यहाँ लिख दिया, तो इस चीज को आप समझ जाइएगा। ठीक है, धातु प्लस अम्ल, धातु प्लस अम्ल की अभिक्रिया कराने पर आपका ये आपका है लवण है और आपका हाइड्रोजन, और इसे अभिक्रिया कराएंगे तो चुपचाप निकालेंगे कैसे। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ से आपको बस एक हाइड्रोजन गैस, पहले सबसे पहले आपको हाइड्रोजन गैस निकालनी है। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन गैस आप निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस निकाल लीजिए और यहाँ पे क्या बचा आपका ZnSO4। तो ZnSO4, और जो ZnSO4 बचा ये क्या है, एक प्रकार का आपका लवण है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपका एक धातु है और एक अम्ल, धातु और अम्ल या अम्ल और धातु को अभिक्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोनों सबसे पहले हाइड्रोजन गैस निकाल देंगे, हाइड्रोजन गैस निकाल लेंगे और क्या बचा, FeSO4, आयरन सल्फेट, और ये जिंक सल्फेट था आपका। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ से है अम्ल धातु अभिक्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है आपका, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया कराने पर। अब इसमें क्या क्या बचेगा आपका, इसमें बचेगा आपका लवण, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2O, पहले जल ही बचता है H2O, इस प्रकार से लिख देता हूँ आप। और किस प्रकार से लिखेंगे वो आप हम नीचे भी देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे आपको इसको PDF मिल जाएगी इस नोट्स की, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में और आएगा। तो अगर इसको टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, एक वीडियो का भी लिंक होगा, वीडियो देख लेंगे, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बोनेट भी है, लाल पेन, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, दोनों के अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल बनकर तैयार होगा। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ठीक है, ये रहा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। आपको इस प्रकार से याद करना है। अगर ये अगर इसे भी देखते रहेंगे तभी भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट और आपका ये आपका
धातु कार्बोनेट है आपका, और ये आपका एक अम्ल है। अम्ल और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर सबसे पहले इसमें से देखो निकालना कैसे, CO2 निकाल लो, CO2 प्लस H2O निकाल लो। CO2 निकल गया और H2O, ठीक है, H2O तो NaCl क्या बचा, NaCl, तो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपका जल बन के तैयार हो जाता है, ठीक। और दूसरा भी है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट के साथ भी, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस एक आपका अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभिक्रिया कराने पर पहले आपको CO2 निकाल लेना है, फिर H2O निकालने हैं। CO2 और H निकाल लेंगे तो NaCl बच गया, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, उतना मुश्किल भी नहीं है ये जितना आप मुश्किल साइंस देख रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कराने पर, ठीक है। देखो पाठ का नाम भी था अम्ल और क्षारक, अगर आपस में अभिक्रिया कराने पर तो यही बनेगा आपका, ठीक है। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, लवण प्लस H2O, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। और याद रखना लवण जो है तीनों में बनते हुए आ रहा है, चौथे और पांचवें भी बनेगा। तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है, तो ये पाठ का नाम है, उसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसे लिखें कैसे, एक बार देख लेते हैं चीज़ें किस प्रकार से आई हैं आपकी। थोड़ी सी और चीज़ें ऊपर नहीं जाएगी ये, ओहो ठीक है, ऊपर आ तो गई। अम्ल की क्षारकों के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। यहाँ उत्तर लिखा नहीं है, ये आपका उत्तर में आएगा, लवण और जल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डैश उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आपने देखा होता है जब पेट में जलन हो जाती है तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसके बचने के लिए हम अम्ल तो होता ही है, क्षारक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो हमारे पेट में जाके उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है और हमारे पेट में राहत मिलती है। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, मतलब कि सब जल बन जाता है और कुछ नहीं होता है। देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इस प्रकार से आपका क्षारक प्लस अम्ल की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बन के तैयार होता है। आपका क्षारक है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका अम्ल HCl, ठीक है, आपस में एक क्षार हो गया एक अम्ल हो गया, आपस में अभिक्रिया करने पर क्या बनता है आपका। सबसे पहले इसे लिखेंगे कैसे, याद रखना, सबसे पहले आप जल निकाल लो, H2O निकाल लिया तो NaCl बचा, NaHH यहाँ से निकल गया तो और भी निकल गया यहाँ पे, तो H2O अब निकल गया, तो यहाँ पे NaCl, तो NaCl क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड। तो साथ के साथ इसे याद भी करते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और एक HCl अम्ल है, आप H2SO4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों का अभिक्रिया कराएंगे। तो आपका H2O सबसे पहले निकाल लो, H यहाँ से H निकाल लिया, यहाँ से H निकाल लिया, ठीक है, तो आपका क्या बचा, KO भी निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से O निकाल लिया, तो KCl पोटेशियम क्लोराइड, इस प्रकार से आपका बच जाता है, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, उतना मुश्किल भी नहीं है। चलते हैं अगली अभिक्रिया में। अगली अभिक्रिया कौन सी थी आपकी, अम्ल और धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो इसमें भी आपका लवण प्लस H2O, देखो मतलब समझ रहे हो, अम्ल और क्षार के कराएंगे तो लवण H2O जल मिलता है, और धातु ऑक्साइड कराएंगे तब भी लवण हाँ जल मिलता है आपको। तो इसे लिखें कैसे एक बार देख लेते हैं, और मैंने नोट्स भी लिखा हुआ जिससे आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। इसे और ऊपर करते हैं, अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, लवण और जल प्राप्त होता है। जैसे कि अम्ल और क्षार में हो रहा था, धातु ऑक्साइड और अम्ल, धातु ऑक्साइड अम्ल, तो जल और लवण प्राप्त होगा। एक धातु ले लेते हैं, धातु ऑक्साइड CuO, याद रखना MgO, धातु ऑक्साइड MgO भी था आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे हमने CO ले लिया है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और HCl हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले H2O, H यहाँ से निकाल लेंगे, O यहाँ से निकाल लेंगे, H2O सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद के बाद CuCl कॉपर क्लोराइड, ठीक है, और ये आपका एक प्रकार का लवण है, और ये आपका जल। एक और ले लेते हैं Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, और ये आपका होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसके अभिक्रिया कराएंगे तो सबसे पहले H2O निकालो, H और O यहाँ से निकाल लेंगे तो NaO3, ठीक है, NaO3 आपको यहाँ से बच जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट और H2O ये आपका जल यहाँ पे बच जाता है। और ये ध्यान देने वाली बात क्या है, ये इसे पढ़ूंगा ताकि आपको तब समझ में आएगा, पहले ये एक बात देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई तो लवण और जल मिला,
अम्ल और धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई तो लवण और जल दोनों सेम सेम मिले। तो आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं जो धातु ऑक्साइड की प्रकृति है वो क्षारीय हो सकती है, क्योंकि देखो अम्ल क्षार मिलकर यही से बना रहा है, ये भी मिलकर, तो इसके नीचे अगर मैं क्षार लिख दूं तो सेम सेम यही बन रहा है। तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी वो क्षारीय भी हो सकती है और क्षारीय ही होती है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है नोट। या हम देख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ मिलकर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। अतः धातु ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय, धातु ऑक्साइड या धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्षारीय है या क्षारीय होता है। तो कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है इसकी प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति क्षारीय। अगर आप याद भी कर लेंगे तो आपको याद होगा अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनता है, तो धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। अम्ल और धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल ही प्राप्त होगा। ठीक है। और अगली आपकी अभिक्रिया है कि अम्ल और धातु सल्फाइड की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो इसमें भी आपका लवण और आपका सल्फाइड गैस बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, इसे लिखेंगे कैसे। अम्ल की धातु सल्फाइड से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और लवण। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एक बार ऊपर देख लेते हैं, ये रहा आपका। ठीक है, साइड में हो जाइए बच्चे। हाँ, तो आपका ले लेते हैं पहले अम्ल। अम्ल है आपका H2SO4 और आपका ये धातु सल्फाइड Fe आयरन होता है आपका, SS सल्फाइड। ठीक है, सल्फर होता है तो मिलकर सल्फाइड बन जाएगा। धातु सल्फाइड मतलब आयरन सल्फाइड मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। सबसे पहले गैस निकाल लो, H2 और S यहाँ से निकाल लिया तो आपका बच गया FeSO4। S यहाँ से निकाल लेंगे और क्या बचा, FeSO4 आयरन सल्फेट। ठीक है, ये एक प्रकार का आपका लवण है, यहाँ लवण भी लिख सकते हैं। और ये आपका हाइड्रोजन गैस तो है ही, हाइड्रोजन सल्फाइड एक प्रकार की गैस है। ठीक, ये जो भाग था वो यहीं पे समाप्त हो जाता है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, भाग 2 में जो हम चर्चा करेंगे, किसकी चर्चा करेंगे, जो क्षारकों की अभिक्रिया हम कराए हैं। ठीक है, क्षारकों की अभिक्रिया धातुओं के साथ, अम्ल के साथ, लवण के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराना सीखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा था। भाग 2 में हमने पढ़ा अम्ल की रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अम्ल और धातु की, अम्ल और धातु कार्बोनेट, अम्ल और क्षारक की, अम्ल धातु ऑक्साइड की, अम्ल और धातु सल्फाइड की। भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था, अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, अम्ल और क्षारक सूचक किसे कहते हैं, रंग परिवर्तन, गंध परिवर्तन। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी और समझ में आ रहा होगा। वीडियो से आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मैं बेसिक क्लास की इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।